अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज स्पेशल में आपकी मेज़बान उरूज रज़ा आपको खुश आमदीद कहती है। जैसा कि आपको मालूम है, रोज स्पेशल में हम आपकी मुलाकात हमेशा मुल्क के ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनका सियासत में एक बड़ा नाम होता है और एक बड़ा मुमताज़ मुकाम भी होता है। आज हमने अपने रोज स्पेशल के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो ना सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान में भी सियासत का एक बड़ा नाम है। जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि उनका अदब शायरी से भी इंतहाई गहरा लगाव है और वो इंतहाई हसास शायर भी हैं और सियासतदान भी हैं। मुझे लगता है कि सूबा पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब तक जान चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। आपका तारुफ करवाए देते हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर अफराज सियाब खटक, पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। सर, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। अवामी नेशनल पार्टी, पहले आप सियासत में आए या पहले आपने अदब के मैदान में कदम रखा? जी, सियासत में पहले आया जी। सियासत में पहले आए जी। मैं बन्नू कॉलेज में पढ़ता था। 1968 में मैं FA में था, सेकंड ईयर में था जब जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली। नौजवानों में, पाकिस्तान के नौजवानों में एक बहुत बड़ा उभार आया। मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उस एहतजाज में मैं भी शरीक हुआ और सियासत में हिस्सा लेना मैंने शुरू किया। तंजीम बनी जो अवामी नेशनल पार्टी के साथ उसका ताल्लुक़ बना और मैं उसका हिस्सा बन गया जी। और उसी वक्त से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुसलसल सियासत में रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने शायरी भी शुरू की। मुझे बहुत बड़े उस्ताद मिले, अजमल खटक साहब जैसे बड़े शायर, आलिम, फाजिल, सियासतदान, ज़हीन दानिश्वर, फिर गनी खान साहब से, हमजा शिनवारी साहब से और दूसरे लोगों से भी रब्ता हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो फिर अदब में भी, और अदब और सियासत साथ साथ चलते रहे जी। असल में मेरे नाना थे रिसालदार सजीद गुल अफ़गान। वो 1919 में मियाँ मीर कैंट में थे। उनका तारुफ़ अल्लामा इकबाल से हुआ। वो उर्दू के अलावा फ़ारसी और अरबी भी समझते थे, तो उनका बड़ा ज़ौक़ था और उनको बेशुमार अशार याद थे इकबाल के और दूसरे शुअरा के। मेरा नाम भी उन्होंने रखा फिरदौसी की शाहनामा से, और फ़ारसी के अशार सुनाते थे। मैं तोते की तरह रट लिया करता था। जो बाद में मैंने फ़ारसी पढ़ी तो फिर मुझे उसका मफ़हूम मालूम हुआ, तो मैंने शुरू में उर्दू और सियासत में जी, और सियासत भी साथ चलती रही। सियासत भी साथ साथ चलती रही। अच्छा, आज आपका प्रोफाइल जब मैं स्टडी कर रही थी तो उसमें नाजरीन आपके लिए भी मैं बताती जाऊं कि सेनेटर अफराज सियाब खटक पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी में शामिल होने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने थोड़ी देर के लिए ज्वाइनिंग दी थी। और ये रशिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसे हाथ से इंस्पायर उस वक्त आप नजर आते थे, तो आपने फिर पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी आपने ज्वाइन की। वो क्या था, वो थोड़ा सा बताइए। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये नेशनल अवामी पार्टी के अंदर काम करती थी, नैप के अंदर काम करती थी। 1967 में नैप के अंदर एक तकसीम हुई। यही जो बाएं बाजू के लोग थे उनके दरमियान एक नज़रियाती तफरीक पैदा हुई। एक ग्रुप जो था वो चीन के जो इनकलाब का तस्वर था उससे मुतासिर हुए, माओ ज़ेतुंग के उससे। ये माओइस्ट कहलाते थे ये। और दूसरे लोग थे जो सोवियत यूनियन की सरबराही में जो कैंप था वहाँ जो इनकलाब का तस्वर था उससे मुतासिर थे। तो इसमें नैप आप किस इनकलाब से मुतासिर थे? नैप बढ़ गई। जो नैप नेशनल पार्टी दो, उसमें एक माओइस्ट जो थे वो मौलाना अब्दुल हमीद भशानी की क़यादत में अलग हो गए, और जो प्रो सोवियत थे वो खान अब्दुल वली खान की क़यादत में नैप में शामिल रहे। तो मैं ये दूसरे वाले ग्रुप में था, नेशनल अवामी पार्टी जी, नेशनल अवामी पार्टी वाले जो उसके अंदर जो बाएं बाजू के लोग या कम्युनिज्म, और काफ़ी लंबी अरसे तक मैंने उसमें जदोजहद की। अच्छा, मुझे ये बताइए आपको किस इनकलाब ने ज़्यादा मुतासिर किया, ये चाइना वाले या USSR वाले इनकलाब से आप ज़्यादा मुतासिर? देखें, ऐसे है कि तीसरी दुनिया में जब नौआबादियाती निज़ाम ख़त्म होता गया, कॉलोनियलिज्म 20वीं सदी में मुल्क आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए, इस तरह बहुत सारे और मुल्क आज़ाद हुए। तो इन मुल्कों की आबादियों में ये ख्याल है कि वो तेज़ी से तरक्की करें और तरक्की का ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि 20वीं सदी में वो जल्दी दाखिल हो जाएं। सोशलिज़म में एक बड़ी अट्रैक्शन थी
एक तो इंसानी मसावत का तस्वर जो ज़ाहिर है कि उसमें बड़ी कशिश है, और ये सदियों से, हज़ारों साल से इंसान के लिए बड़ी पुरकशिश हैसियत रखता है, मकनातीस की तरह खींचता है हसास लोगों को। तो सोशलिज्म के अंदर ये बात थी कि एक आज़ाद गैर सरमायादाराना रास्ता इख्तियार करते हुए ऐसी तरक्की की जाए और ऐसा माशरा बनाया जाए जो मसावत पर मबनी हो, जिसमें मज़दूरों, किसानों को इंसानों जैसे ज़िंदगी मिले। तो इस में बड़ी ताकत है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये जो 68 जो 67 की दहाई थी, उसमें जो लोग सियासत में आए उनमें बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हुए, क्योंकि देखें ये वियतनाम की जंग जारी थी और दुनिया के कई ममालिक में आज़ादी की तहरीकें जारी थी, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, तुर्की में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हाँ हाँ हाँ, जैसे अहमद फराज ने कहा कि वो माओ हो कि लोमम बा सुकारनो हो कि फैज़, यानी ये जो नाम थे ये सारे सिंबल्स थे, अलामतें थी। बिल्कुल। तो हम लोग जो एशिया में और अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में इनकलाबात हो रहे थे, अंगोला, मोज़म्बिक, अफ़गानिस्तान में भी किसी वक्त में इनकलाब की कोशिश हुई, तो इन सब चीज़ों ने हमें मुतासिर किया और नौजवानों के तौर पे हम उनकी तरफ लपके। और लेकिन आज इन इनकलाबों का कहीं इतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता। मतलब मैं अगर सोचूं तो मुझे ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं जो मुझे इन इनकलाबों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी, जैसे कि वापस आते हैं नेशनल अवामी पार्टी नैप के बारे में। आपका चूँकि मरकज़ी क़यादत से ताल्लुक़ है और फिर आपने काफ़ी अर्सा इस पार्टी के ज़रिए पाकिस्तान में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत भी की है। अगर देखा जाए तो बेगम नसीम वली खान जो कि इस पार्टी का एक मरकज़ी किरदार है, इसकी सरबराह के तौर पे भी उन्होंने काफ़ी अर्सा काम किया। आजकल जितने भी टीवी इंटरव्यूज़ वो दे रही हैं वो काफ़ी अपसेट नज़र आती हैं। उनका अपने बेटे असफंदियार वली के बारे में भी ये कहना है कि जो मेरा बेटा ना साबित हो सका वो पाकिस्तान का क्या बेटा साबित होगा। ये तज़ाद क्यों है दोनों माँ बेटा के रिश्ते में? जी देखें, असल में नेशनल अवामी पार्टी या नैप जो थी, जो जिस पर बैन लगा सन 75 में, जो फिर कुछ अर्सा NDP और फिर ANP के तौर पे सामने आई, इसकी तो बुनियाद गुजार थे बादशाह खान, अब्दुल गफ़ार खान, जो प्यार से लोग बादशाह खान के नाम पर जानते, जो आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले भी शख्सियत थे और जिन्होंने बड़ा रोल अदा किया आज़ादी की जद्दोजहद में, फिर जमहूरियत की जद्दोजहद में। फिर उनके बाद खान अब्दुल वली खान थे। जब ये भुट्टो साहब के दौर में जब पार्टी पर पाबंदी लगी, लोग पकड़े गए, तो बेगम साहिबा आईं और उन्होंने एक रोल अदा किया। लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक तरह से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। उसके बाद फिर असफंदियार वली खान जो थे वो एक जेन्युइन लीडर के तौर पे पार्टी के उभरे। बदकिस्मती से बेगम साहिबा की उम्र ऐसी है कि बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हैं और मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में कोई ऐसी बात कहूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुनाजरा उनके साथ करूँ। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जेन्युइन जो ANP है वो असफंदियार वली खान की क़यादत में उसने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। 2008 के इंतखाबात जीते, ये सूबे के लिए नाम हासिल किया, 18वीं तरमीम की शक्ल में सूबाई खुदमुख्तारी, मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स सियासत में की और सियासत में यही चीज़ें अहम होती हैं। और मैं समझता हूँ कि यही ANP है जिसने मुल्क में सियासत में अहम किरदार अदा किया है, इंशाअल्लाह आइंदा भी करेगी। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे ये बताइए कि जब हमारे सियासतदान एक ख़ास उम्र तक पहुंचते हैं उसके बाद वो रिटायरमेंट नहीं लेते, जबकि आपको भी पता है कि एज फैक्टर जो होता है वो बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी बीमारी का भी ये भी होती है, एज फैक्टर होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि एक ख़ास उम्र तक पहुंचने के बाद हर सियासतदान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? जैसा भी आपने कहा कि बेगम नसीम वली खान बच्चों के उम्र के उस दौर में है कि वो कुछ भी कह सकती हैं, फिर हम लोग भी कमेंट नहीं करते, आप भी कमेंट नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए एक ख़ास उम्र होनी चाहिए हर सियासतदान के लिए? जी मेरा ख्याल है होनी चाहिए। जैसे खान अब्दुल वली खान ने आखिरी वक्त में उन्होंने खुद कहा कि मैं इसके बाद सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा और उन्होंने अमल दरामद करके दिखाया। होता यह है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, बूढ़े लोगों को ये कि वो किताबें लिखें, वो अपने तजुर्बे शेयर करें, पार्टियों के अगर थिंक टैंक्स हों उसमें वो ज़रूर बैठें ताकि उनकी राय से मुस्तफ़ीद हो आने वाली नस्लें। लेकिन जगह छोड़नी चाहिए नौजवानों को, और मैं समझता हूँ कि ये इर्तिका है, ज़िंदगी है, और अच्छे से अच्छे लोग भी आखिरकार रिटायर हो जाते हैं। वो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं ना, वो बाज़ वक्त इंसान बड़ा, यानी इंसान की बड़ी कमज़ोरी है
कि वो खुद को इंडिस्पेंसिबल समझने लगता है। एग्जैक्टली। और कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी का कारवान चला रहा है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस दारुल फना से चले गए हैं, लेकिन तो मैं समझता हूँ कि सबको जारी रहना चाहिए। अलबत्ता माजी जो है, माजी ऐसे है जैसे गाड़ी का साइड मिरर है, जो गाड़ी का शीशा है मोटर का साइड का, उसमें देखते इस हद तक रहना चाहिए कि आदमी को पता चले कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन सफ़र आगे की तरफ करना चाहिए, मुस्तकबिल की, हाँ, मुस्तकबिल की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। चलें अभी थोड़ा सा सफ़र जो है हम भी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के जो साइड मिरर से पीछे देखते हैं कि पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी जो है नैप, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम आ रहा है कि ये जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, इनका गवर्नर थे, वज़ीर आला सरहद थे हयात शेरपाव, ये इनका एक मर्डर हुआ था। अगर आपको याद हो तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं इनको शेर सरहद भी कहते थे। तो इनके कत्ल में लोग कहते हैं कि नेशनल अवामी पार्टी का हाथ था। आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये बात जो आज आप कहेंगे ये खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोगों के डाउट्स आज क्लियर कर देगी। जी, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक दो जुमले पहले से कहना चाहता हूँ। हमारी पार्टी उन पार्टियों में से थी, या बल्कि वाहिद पार्टी थी मगरबी पाकिस्तान में जिसने मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई की मुखालफत की। हमारा ये ख्याल था कि बातचीत से मसाइल हल होने चाहिए, और हमारे लीडर खान अब्दुल अली खान ने आखिर तक मुज़ाकरात की कोशिश की। वो मुजीबर रहमान के पास गए, जनरल याह्या खान के पास भी गए। उनका ये ख्याल था कि इस मसले को बातचीत से हल करना चाहिए, वरना नुकसान होगा दोनों तरफ, और वैसे ही हुआ। हमारी पार्टी पर कुछ देर पाबंदी भी लगी, इसलिए कि हमने फ़ौजी कार्रवाई की मुखालफत की। याह्या खान ने पाबंदी लगाई, भुट्टो साहब जो वापस आए उन्होंने उठा ली। तो हमारी पार्टी का एक उसूली किरदार रहा है। ये 1970 की दहाई में हमारे ख़िते में बहुत अतल पतल हुई। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है इनकलाब आया, लेकिन ये ऐसा दौर था जब ईरान में रज़ा शाह की बादशाही थी, और हमारे मुल्क में भी, हमारा मुल्क जो था सीटो सेंटो का हिस्सा था, मगरबी ब्लॉक में बंधा हुआ था, और जो अरब मुल्कों में बादशाह हैं उनके साथ गहरा ताल्लुक़ था। तो इस वक्त में इस इलाके में बड़ी साजिशें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में लिखना भी चाहूँगा, किताब लिखना चाहूँगा। मेरे ख्याल में ये जो वाक़यात की तरफ आप इशारा कर रही हैं, मसलन मैं पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन में था, हयात मोहम्मद ख़ान शेरपाव साहब ज़ाती तौर पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो फ़िक्री तौर पर वैसे तरक्की पसंद आदमी थे। जो जिस तरह की पीपल्स पार्टी उन्होंने बनाई थी हमारे सूबे में, वो वाकई गरीब लोगों की पार्टी थी। बाद में उनकी वफ़ात के बाद उसकी हैसियत बदल गई। तो उनकी वफ़ात से तो हम सबको नुकसान पहुँचा। उनके कत्ल से मैं समझूँ सबसे ज़्यादा नुकसान पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन को हुआ, जिसमें मैं भी था, और उसके बाद फिर जनरल ज़िया उल हक आए, जिसका पूरी मुल्क को नुकसान हुआ। तो ये ऐसी वाक़यात थी, बहुत गहरी साजिशें थी, और मैं समझता हूँ हमारे और इनमें नेशनल अवामी पार्टी का कोई नेशनल अवामी पार्टी तो देखें, नेशनल अवामी पार्टी तो ज़ाहिर है कि उसको कोई ज़ाती दुश्मनी वाली पार्टी है नहीं, ये नहीं है। देखें ना, अब्दुल क़य्यूम खान से ज़्यादा जुल्म सितम किसी नहीं ढाए होंगे हमारे लोगों के ऊपर। 1948 से 1953 तक जो क़यामत बपा रही हमारे सूबे में, बाबड़ा में सैकड़ों लोग मारे गए, एक पुरअमन एहतजाजी रैली, ऐसे खुदा खिदमत तो बिल्कुल पुरअमन लोग थे, नॉन वायलेंट, उनके ऊपर गोली चली। अच्छा, लेकिन कभी हम लोगों ने इंतकाम किया। एहतजाज से ही मुझे याद आ रहा था कि 1980s में आपको भी शायद अफगानिस्तान में सियासी पनाह लेनी पड़ी, और फिर यूएसएसआर के आप टॉप एडवाइजर्स भी में से भी रहे। तो वो जो एक आपकी उम्र का हिस्सा था जिसमें आपने सोवियत यूनियन भी टूटते देखा, और आप चूँकि उनकी हुकूमत का हिस्सा भी थे, और अफगानिस्तान में आपने काफ़ी साल गुजारे। तो वो अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए आप बता दें कि एज एडवाइज़र यूएसएसआर में आपकी क्या खिदमत थी? असल में एडवाइज़र तो यूएसएसआर में मैं बन नहीं सकता था, इसलिए कि मैं उसको वहाँ का शहरी नहीं था। जी जी। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं असल में मैंने भुट्टो साहब के दौर में भी जेल गुजारी, कोई 3 साल के करीब, और 2.5 साल से ज़्यादा कैद मैंने फिर जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत में भी गुजारी। उसके बाद मैं अफ़गानिस्तान चला गया इस ख्याल से कि जनरल ज़िया उल हक इंतख़ाबात कराएंगे, 3-4 महीने में हम वापस आ जाएंगे जब सिविल हुकूमत आ जाएगी। वो इंतख़ाबात हुए नहीं और हम लोग बाहर रह गए। तो मैं सियासी जलावतन था बिल्कुल, और लेकिन मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और यहाँ की सियासी तहरीकों से था, इसलिए वहाँ किसी ओहदे का लेना या किसी के साथ किसी हुकूमत में काम करना ये मेरे लिए गलत भी था
और ये मेरी पार्टी के उसूलों के खिलाफ होता, क्योंकि मैं वापस आना चाहता था, इसलिए सोवियत यूनियन में बहुत आया गया हूँ। लेकिन कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की या और नेशनल अवामी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर मैं वहाँ पे आता जाता रहा। सिर्फ सोवियत यूनियन में नहीं, ईस्टर्न यूरोप के बहुत से मुल्कों में, ईस्ट जर्मनी में, बल्गेरिया। इसके ऊपर सेनेटर साहब और भी बात होगी, क्योंकि ये इंतहाई दिलचस्प सब्जेक्ट है मेरे लिए भी, नाजरीन के लिए भी। सोवियत यूनियन को उन्होंने टूटते हुए अपनी आंखों से देखा। लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। साइकोसिस है या एक हैजान है, जंगें हो नहीं सकती। जर्मनी और फ्रांस की मिसाल ले लें, सदियों तक उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी, अब पार्टनर बन गए हैं। रूट आपने देखा स्लाइटली उन्होंने बदला है, लेकिन उस स्लाइटली चेंज से ये हुआ है कि बलूचिस्तान के काफ़ी सारे उसमें से इलाके निकल गए हैं, केपीके का में भी उन्होंने रूट बदला है। तो ये जो रूट तब्दील किया है उससे केपीके को क्या नुकसान होगा, या फिर जो अभी नया रूट है उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, ये बहुत पुराना मंसूबा है। इसमें हमारे यहाँ रुझान ये है कि हर हुकूमत जब आती है वो काम शुरू करती है, वो कहते हैं हमने किया। यानी हमारे पास नक्शे हैं 2006 के, जनरल मुशर्रफ के दौर के। जी बिल्कुल, भी उन्होंने ये पहला रूट पे बनाया था। फिर जरदारी साहब के दौर में भी तरीन रूट है जो डेरा इस्माइल खान जो क्वेटा से होता हुआ, ये बेहतरीन रूट है। और मुझे खुशी है कि हुकूमत ने इस पर इत्तेफाक किया। हुकूमत क्या, सारी सियासी पार्टियों ने कौमी क़यादत ने बैठ के तय किया है। और हम धांधली और गड़बड़ किसने की? धांधली और लोगों ने गड़बड़, धांधली और गड़बड़ दोनों की जिम्मेदारी मैं इसलिए सूबाई हुकूमत को दूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने उनको खत लिखा कि 42,000 उम्मीदवारों के लिए, 42,000 पोस्टों के लिए, उम्मीदवार तो बहुत सारे होंगे हर एक पोस्ट पे, ये फिजिकली मुमकिन नहीं है कि आप एक बार में करा दें। तो उन्होंने कहा कि आप इसको फेजेस में करा दें, मुख्तलिफ मरहलों में, मराहल में तकसीम करें, जो बड़ी माकूल बात थी। सूबाई हुकूमत ने उसको नहीं माना और फैसला किया कि वो एक ही दिन में सारा इलेक्शन करवा देंगे, निपटा देंगे। जी, इस बात पे इत्तेफाक है सब लोगों का कि धांधली हुई है। खुद पीटीआई वाले भी कहते हैं, जी जमात इस्लामी कहती है, ये जो हुक्मरान पार्टियां हैं अपोजिशन तो कहती है धांधली हुई है जी। ये दूसरी बात है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि अगर आपकी सारी, आप खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें अगर ये कहती है कि धांधली हो जाए तो वो कहते हैं दोबारा इलेक्शन करा लें। मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ जी। देखिए 3 बातें हुई हैं जिसकी जिम्मेदारी हमने का तयन करना। एक तो जाने गई हैं जी बिल्कुल, दूसरी ये कि धांधली हुई है, तीसरी एक है कौमी खजाने का 1 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये रेत के घरौंदे तो नहीं है कि आप दिन में 3 बार बना के बिगाड़ के फिर बना के चलते खेलते रहेंगे। ये तो खेल तो नहीं है ना। हमारा मुतालबा ये है कि पहले इसका तयन हो कि ये 3 जो बड़ी बातें हुई हैं इनका जिम्मेदार कौन है। भूत प्रीत हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, या आपके अपने अंदर के लोग हैं, या हुकूमत है, सूबाई हुकूमत जिसने कराए इंतखाबात, जिसने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी। देखें ना, ये तो सीधी सीधी बात है। आप देखें ना, आज कमेटी उन्होंने बनाई है, अब आप अंदाज़ लगाएं इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। वो चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में, यानी उसी आधार के लौंडे से दबा लेते हैं। यानी उन्हीं जिन लोगों ने गड़बड़ कराई उनको बिठाया कि आप अपने खिलाफ तहकीकात करें। यानी मैं नहीं कहता चीफ सेक्रेटरी ने ज़ाती तौर पर करें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने मतलब उसकी जिम्मेदारी है। अब उनको आप बिठाएं कि आप तहकीकात करें। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब 2 मायार रखते हैं बाकी मुल्क के लिए। देखें, फिर ये भी ज़रा एक बात मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, पीटीआई को ये एजाज़ हासिल रहा है बाकी मुल्क में कि जब वो भी इंतखाबात लड़ते हैं दूसरे लोगों की कारकर्दगी को वो देखते हैं और कहते हैं ये कारकर्दगी है। इस पहली दफ़ा है कि अपनी कारकर्दगी पर उन्होंने इंतखाबात लड़े। हाँ जी बिल्कुल, और आपने उसके रिजल्ट देख लिया। थैंक यू सो मच सेनेटर, आपसे बात करके आज हमें बहुत खुशी हुई और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारी जो मालूमात है उनमें इजाफा हुआ। यहाँ पे चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, जाते जाते बस एक छोटी सी बात कि वही इमरान खान जो 2013 के इंतखाबात को कहते थे धांधली हुई और उन्होंने धरने भी दिए, आज तक वो जुडिशल कमीशन में भी जाते हैं और हमेशा वही इल्ज़ामात जो हैं उनको रिपीट करते हैं कि धांधली हुई, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, 35 पंक्चर लग गए, ये हुआ। अब उन्हीं की बनाई हुई हुकूमत ने जब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाए हैं, बल्दियाती इंतखाबात, तो उनको भी इन्हीं तमाम इल्ज़ामात का सामना है। अब देखते हैं कि इमरान खान के साथ इंसाफ कब होगा और सुबह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ कब इंसाफ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अपनी मेज़बान उरूज रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रोज स्पेशल विद उरूज रज़ा और आज हमारी गुफ्तगू जारी है सेनेटर अफरासियाब खटक से। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सोवियत यूनियन की, उसके अलावा पाकिस्तान में पड़ने वाले उसके असरात की, वो सब बातें हम आज सेनेटर साहब से पूछ रहे हैं। और अभी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से हम जोड़ते हैं। सोवियत यूनियन USSR, आपने अपनी आंखों से उसको टूटते देखा, तो उसके टूटने से पाकिस्तान में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ और नताइज क्या रहे? पहली बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो सोशलिज़म का निज़ाम था वो 70 साल तक दुनिया में रहा। इससे पहले 19वीं सदी में पेरिस में कम्यून हुआ था, 70 दिन रहा था, जिसका बड़ा असर पड़ा था, जो बाद के इनकलाबों के लिए बड़ा एक सरचश्मा साबित हुआ। फिर 20वीं सदी में एक तजुर्बा हुआ 70 साल तक। ये हवा में तहलील नहीं हुआ, इंसानी तारीख़ पर इसके गहरे नकूश हैं। मसलन ये जो आज आप दुनिया में सोशल डेमोक्रेसी की बात सुन रहे हैं, ये उसी की बाक़यात हैं। या फिर जो आप यूरोप में सोशल सिक्योरिटी, समाजी कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात, समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, तालीम, इलाज, सेहत, रोज़गार, ये अगर उस निज़ाम का प्रेशर ना होता तो सरमायादार दुनिया कभी ये कबूल नहीं करती, कभी ये इस तरह ना होता जो आज है दुनिया में। तो दुनिया की और फिर कौमी आज़ादी की तहरीकों को बड़ा सहारा दिया उसने, तो उसका अपना एक रोल है तारीख़ को शेप करने में। वो ऐसे हवा में तहलील नहीं हुई, हाँ, लेकिन उसके अंदर कमज़ोरियाँ थीं। और सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि सियासी जमहूरियत नहीं थी। माशी जमहूरियत थी, सियासी जमहूरियत नहीं थी, और सियासी जमहूरियत के बगैर इंसानी माशरे आगे नहीं बढ़ सकते। तो आखिर में सोवियत यूनियन टूट गया। सोवियत यूनियन टूटने से ये हुआ कि दुनिया एक कुतबी हो गई, यूनिपोलर जिसे कहते हैं। और यानी मसलन अमेरिका बड़ी ताकत रह गया और सब कुछ मसलन अमेरिका के लिए रह गया, सारी दुनिया को शेप करना, दुनिया को बदलना, या दुनिया को जिस तरह से चलाना चाहते थे। वर्ल्ड ऑर्डर जो आया उसमें काफ़ी देर तक दुनिया एक कुतबी रही। और मैं समझता हूँ कि उसकी बाद दुनिया में आपने देखा कि कंजर्वेटिज़म आ गया। पाकिस्तान पे उसका बड़ा असर ये पड़ा। देखिए, पाकिस्तान में जो सोशलिस्ट तहरीक थी उसकी खूब ये थी कि मुल्क भर के जो वर्किंग क्लासेस थे, मजदूर तबके थे, किसान थे, उनके अंदर एक यकजहती थी, मसावात थी। मसावात के लिए मुश्तरक जदोजहद, यानी वो मिलकर जदोजहद करते थे। फिर जो सूबाई खुदमुख्तारी या कौमियतों का सवाल था वो तबकाती सवाल से जुड़ जाता था, तो ये एक मजमूई बड़ी तहरीक बन जाती थी जिसके मुख्तलिफ धारे थे, और वो धारे एक बड़ी तहरीक का हिस्सा थे। पाकिस्तान में उससे ये नुकसान हुआ कि वो जो है तहरीकें सिकुड़ गई। ये जो आप देखते हैं मुख्तलिफ सूबों, लोग बिखरते गए और मुख्तलिफ सूबों के अंदर रह गई बहुत सारी तहरीकें। आप बलूचिस्तान में जो आप देख रहे हैं, बलूच, ये उस बड़ी तहरीक का हिस्सा थे। सिंध के हारी उस बड़ी तहरीक का हिस्सा थे। पश्तून प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट इस बड़ी तहरीक का हिस्सा थे। पंजाब में मैं समझता हूँ बड़े बहादुर लोग थे, महमूद अली कसूरी साहब, कसवर गर्देजी साहब, हबीब जालिब साहब, इस तरह के बहुत से नाम हैं जिन्होंने बड़ा हिस्सा लिया इस तहरीक में। तो ये सब लेकिन उस तहरीक के ख़त्म हो से, बहरहाल मैं समझता हूँ कि उसका मातम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तारीख़ आगे बढ़ती है। और सोवियत यूनियन मैं समझता हूँ कि उसके टूटना तारीख़ का एक तकाजा था, क्योंकि वो तकाजे सारे पूरे नहीं कर सकी जो एक ताकतवर निज़ाम को करनी चाहिए थी। अच्छा, चलें वापस आते हैं हम अवामी नेशनल पार्टी पे। जो आपकी नेशनल अवामी पार्टी है, 2013 के इंतखाबात में ये बहुत हद तक क्या कहते हैं कि जम होती नज़र आई दूसरी जमातों के साथ, या बिल्कुल सियासत से ये किनारा कश हो गई, या फिर इसको ज़्यादा वोट नहीं मिले, नाकामी हुई। नेशनल अवामी पार्टी जो है उसको वो सीटें नहीं मिली जो कि वो तारीख में लेती थी। तो ये जो आपकी पार्टी की सियासी पार्टी थी, अच्छी पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, सूबे की पार्टी थी, तो 2013 के इंतखाबात में इसको सीटें नहीं मिली, नाकामी की क्या वजूहात हो सकती हैं? जी देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी जो है वो पाकिस्तानी का जो मुख्तदर हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ उसके मसाइल रहे हैं, माजी में भी रहे हैं। हमारे लीडरों को गद्दार कहा गया, बाचा खान को, वली खान को, मुकदमे चलाए गए उनके ऊपर इस इल्ज़ाम पे। तो एक तरह से वो अताब का शिकार रहे। हमारी पार्टी
फिर 90s में कुछ थोड़ा सा उसको मौका मिला मेन स्ट्रीम आने का। और लेकिन ये पहली बार नहीं है। हमारे सूबे के अवाम बड़े मतलबन मिजाज हैं, चेंज पसंद करते हैं, तब्दीली पर चाहते हैं। तो 2002 में इससे भी बुरी शिकस्त हमें हुई थी। 2002 के इंतखाबात में, ये आज तो हमारी कौमी असम्बली में 2 नुमाइंदे, उस वक्त कौमी असम्बली में हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं आया था। तो लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा 2008 में हम उभर कर आ गए। 2013 के इंतखाबात में जो अगर आपने देखा होगा 2-3 चीज़ें हमारे खिलाफ गई। एक तो ये था कि जो ताकतें खिते में ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में तब्दीली दिख रही थी, गैर मुल्की फ़ौजें 2014 में निकलना थी, उनके बाद जो लोग तालिबान को इक़्तिदार में लाना चाहते थे उनको ANP का इक़्तिदार में आना या उसका उभर कर आना पसंद नहीं था। क्योंकि अगर ANP उभर कर आती तो वो ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थी और वह अफ़गानिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम की हिमायत करती, जो ज़ाहिर है कि उन क़ुव्वतों को सूट नहीं करता था। तो ये तो बहुत बड़ा फैसला। इसके अलावा फिर आपने देखा दहशतगर्दों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे दर्जनों का, अब तक तो हमारे 800 से ज़्यादा कारकुन शहीद हुए हैं। इंतखाब के दौरान भी हमारी मुहिम में हमारे उम्मीदवारों को शहीद किया गया, हमारे वोटरों को शहीद किया गया। तो हमें इंतखाबात में ऐसा नहीं लेने दिया गया और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। तीसरी बात ये थी कि जो हमने बड़े काम किए थे, मैं समझता हूँ हमारी सूबे की तारीख में जो तरक्याती काम हमने किए थे, 8 यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन कयूम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी सन 48 में और उसको कैश करते रहे वो 40-50 साल तक। हमारी हुकूमत ने 8 यूनिवर्सिटियाँ बनाई। मैं आपको एक मिसाल दूँ, चतराल बहुत एक पसमानदा ज़िला है हमारे सूबे का, न वहाँ हमारा MPA था, न MNA था, न कोई ऐसे ख़ानदान थे जिनको हम मोबिलाइज करना चाहते थे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूँ, चतराल में 65 साल में 4 हायर सेकेंडरी स्कूल बने थे। 65 साल में 4 हायर सेकेंडरी स्कूल बने थे। और वहाँ पे डिग्री कॉलेज भी नहीं, हमने 5 साल में 8 हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए। 8 65 साल में 4 और 5 साल में 8, तो 65 साल और 5 साल में। हाँ, और डिग्री कॉलेज आपने बताया दरूश में गर्ल्स डिग्री कॉलेज, दरूश में है, और इस तरह की और चीज़ें। तो लेकिन हम उसको कैश नहीं कर सके। उसको एक बड़ी बात मुश्किल हमारी मीडिया के साथ है। मीडिया पब्लिसिटी नहीं हुई आपकी। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में एक बड़ी मुश्किल है कि मीडिया का जो एजेंडा है वो पेशावर में सेट नहीं होता, वो कोयटा में सेट नहीं होता। वो मैं आपको एक इस पे थोड़ा सा बता दूं कि जो मीडिया का एजेंडा होता है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इलेक्शन से पहले 4-5 बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उनको वो खरीद लेती हैं। यूँ समझें, इलेक्शन के लिए, पब्लिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च किया जाता है और वो जो चैनल्स हैं वो फिर किसी न किसी तरीके से और इश्तहारों के ज़रिए से, प्रोग्राम्स के ज़रिए से, न्यूज़ रिपोर्टिंग के ज़रिए से वो फिर इनकी कैंपेन भी कर रही होती हैं। अच्छा, अभी आपने बात की दहशतगर्दों की, तालिबान की। ज़रबे अज़ब इस वक्त आपके सूबे में जारी है, तो आप क्या समझते हैं ज़रबे अज़ब के बाद जो दहशतगर्दी में नुमायाँ कमी हुई है, दुनिया ने भी देखा है, और ये मुझे बताएं कि ये जो दहशतगर्द हैं, कहा यह जा रहा है कि इन्होंने पंजाब में जाके स्लीपिंग सेल्स की सी हैसियत हासिल कर ली है जब से ये ज़रबे अज़ब शुरू हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये जो ज़रबे अज़ब की कामयाबियां हैं, क्या ये वाकई दहशतगर्दों को ख़त्म कर देंगे इस मुल्क से? ज़रबे अज़ब ने नुमायाँ कामयाबियाँ इस तरह हासिल की हैं कि जो ख़ुसूसन नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो था वो दुनिया में इस लिहाज से बहुत मशहूर था कि वहाँ पे अलकायदा का हेडक्वार्टर है। वहाँ पे जो दुनिया भर के दहशतगर्द थे, चेचन, उज़्बेक, अरब, यूरोप से आए हुए लोग थे, तो उनके हेडक्वार्टर्स थे। तो ज़रबे अज़ब ने वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। उनकी तरबियत गाहें, उनकी जेल खाने, उनके असला खाने वगैरह वगैरह। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि एक तरह से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का एक मरकज़ बन गया था। लेकिन मैं ये भी थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि वहाँ के लोगों का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। फाटा के लोग मजलूम हैं, वो दहशतगर्दी के शिकार हैं, दहशतगर्दी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनके ऊपर मुसल्लत की गई दहशतगर्दी बदकिस्मती से। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर आया नेशनल एक्शन प्लान। पेशावर की ट्रेजिडी हुई, स्कूल की, आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत बड़ा सानहा हुआ, हमारी तारीख में बहुत खौफनाक सानहा हुआ, बच्चे हमारे शहीद हुए। उसके बाद फिर नैप नेशनल एक्शन प्लान आया, बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं हुआ।
देखिए नेशनल एक्शन प्लान के लिए तो पिछली जो बजट आया था ना, उसमें 1 रुपया रखा गया था, और अभी भी उसमें आप देखें बजट में उसके लिए कोई भी पैसे नहीं रखे गए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ी सी तशवीश की बात यही है, सीरियस नहीं इसको लिया जा रहा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए जी, पाकिस्तान के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अमन, तरक्की, जमहूरियत, खुशहाली की तरफ जाता है, और दुनिया की मेन स्ट्रीम में शामिल होके ये जो चीन हमारे यहाँ बना रहा है, या ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, तरक्की की तरफ हाँ, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता दहशतगर्दी को अपने मुल्क में रख के अपने मुल्क को अलग थलग करने का रास्ता है दुनिया से, और फिर अंदर से खुदा न खास्ता फट जाने का रास्ता है। बिल्कुल ठीक, जैसे इराक के साथ हुआ, जैसे लिबिया के साथ हुआ, जैसे बदकिस्मती शाम के साथ हुआ। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम दहशतगर्दी को इस मुल्क से ख़त्म कर दें। उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना ज़रूरी है। उसके लिए बहुत बड़ी बात यह है, आपने पंजाब का जिक्र किया, देखिए फाटा में तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ज़्यादातर, जो उनके कैंप्स थे, जो उनके असला खाने थे वगैरह, वो तो ज़रबे अज़ब में ख़त्म कर दिए। लेकिन जो उनके मास्टर माइंड्स थे, एग्जैक्टली मैं वही क्वेश्चन आपसे मैंने किया था, वो पंजाब में थे, वो पंजाब में थे और हैं। देखिए ना, ज़रबे अज़ब में नेशनल एक्शन प्लान में साफ तौर पर लिखा कि जो पाबंद तंजीमें हैं, जिनके ऊपर पाबंदी है, उनको नए नामों से काम करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन आप देख रही हैं वो दंदना के फिर रही हैं, उजल से जुलूस कर रही हैं। ज़रबे अज़ब वहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन ज़रबे अज़ब जिस शक्ल में भी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि आप हर जगह हवाई जहाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उस जगह के तकाज़ों के मतलब, लेकिन इक़दाम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़रूर होना चाहिए। और मैंने जैसे अर्ज़ किया, एक बहुत जामे मनसूबा नेशनल एक्शन प्लान के तहत बना था, जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं था कि लड़ाई, सिर्फ ये नहीं था कि पकड़ना उनको, बल्कि ये था कि हमारे निसाब में इस्लाह हो। उसमें यह था कि मसलन फाटा का हल हो, मसला हल हो। उसमें यह था कि मदरसों के निसाब में इस्लाह हो और उनको एक मुफीद शहरी बनाने के लिए उनकी मदद की जाए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन सेनेटर, मुझे ये लगता है नेशनल एक्शन प्लान बन गया, कमेटियां भी बन गई, लेकिन वो उससे हम मकसद अचीव नहीं कर सकते जो मकसद हम अचीव करना चाहते थे। बजट हमने नहीं दिया उनको, और चौधरी निसार जो हैं वो अलहदा इस बात पे अपसेट नज़र आते हैं, नाराज़ भी हैं वो गवर्नमेंट से। तो आपको नहीं लगता कि नेशनल एक्शन प्लान को कोई भी रकम ना दे के उसको माजूर कर दिया गया है? क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आर्मी जो है वो काफ़ी अचीवमेंट ले रही है, और उसके क्रेडिट पे ये बात जाती है कि ज़रबे अज़ब की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है ख़त्म करके एक अच्छा काम किया है, अपना सर फहर से बुलंद किया। हुकूमत का क्या रोल रहा? दहशतगर्दी तो फिर आर्मी ने जब खत्म करनी थी, तो हुकूमत के ये इतने बड़े बड़े नेशनल एक्शन प्लान बनाने के फायदे? आर्मी का तो जाहिर है कि जहां बड़ी लड़ाई होगी वो तो आर्मी ही मुल्क की फौज है और मुल्क के लिए ये। लेकिन पिछले आर्मी चीफ ने ऐसा कोई एक्शन नहीं किया था जिसकी वजह से दहशतगर्दों को, मुझे लगता है कि पनाह भी मिली और उनको ज्यादा ढील भी मिली। थोड़ी सी ये ज़रा ज़्यादा पेचीदा बात है, क्योंकि मैं इस मसाइल को थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए कि पिछले 4-5 साल में हुकूमत में हम शामिल रहे हैं। ये मुनासिब नहीं होगा कि हम मलबा किसी शख्स पे डाल दें, इसलिए कि उसका ताल्लुक फिर बहुत सी और चीज़ों से, मसलन हमारी अफ़गान पॉलिसी से उसका बड़ा ताल्लुक है। तो जब तक हमारे लोग यहाँ, ऐसे लोग थे जो अफ़गानिस्तान में एक लड़ाई लड़वाना चाहते थे, वो जाहिर है कि यहाँ पे इनको ख़त्म नहीं करना चाहते थे, और ये सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं हो सकती थी, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। अच्छा सेनेटर साहब, यहाँ पे आपने भी अफ़गान और पाकिस्तान का जिक्र किया, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात बेहतर बनाने में भी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का एक नुमाया किरदार है। हुकूमत ने पाक का और अफ़गान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए क्या किया? आप लोग जो है सेनेट में हैं, पार्लियामेंट में हैं, आप लोगों ने क्या काम किया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं मजबूत हुए या लोग एक दूसरे के करीब आए? जी, मुझे तो इस बात का फ़ख्र हासिल है कि मैं सेनेट में जो एक ग्रुप होता था फ्रेंड्स ऑफ अफ़गानिस्तान में, उसका कन्वीनर था। बिल्कुल। और मैं वफ़द लेके गया अफ़गानिस्तान, वहाँ से वफ़द आए, अफ़गान पार्लियामेंटेरियन से हमने बातचीत की। इसके अलावा पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे भी मैं अफ़गानिस्तान गया हूँ, और मैंने वहाँ की लीडरशिप से जनाब अशरफ गनी साहब के शमूल, और जनाब हामिद करज़ाई साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और दूसरी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। असल में ये बात ज़रा समझने की है कि अफ़गानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी बड़ी नाक़िस रही है। ये बहुत अहम बात है पाकिस्तान के लिए,
क्योंकि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी है उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी गलत अफगान पॉलिसी है। अफगान पॉलिसी। सेनेटर, इसके ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ना सिर्फ पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर बातचीत करेंगे, बल्कि हम खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले हालिया बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज स्पेशल विद उरूज रजा। बात हो रही है सेनेटर अफरासियाब हटक के साथ, और बात जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे वो थी पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात में किस हद तक बेहतरी आई है और बेहतरी लाने के लिए हमें मजीद क्या इकदाम करने होंगे। तो सेनेटर साहब आप बताइएगा, आप उस कमेटी के कन्वीनियर हैं, आपने वहाँ पे दौरे भी किए, अशरफ गनी साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, तो आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान अफगानिस्तान हालात जो है मजीद बेहतरी की जानिब गामजन होंगे? मेरी गुजारिश ये है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो तालिबान के लिए, तालिबान के साथ हम उसको अपना दोस्त समझते हैं। जी हमारा ख्याल ये गवर्नमेंट समझती है जी, ये गवर्नमेंटें यानी ये बदकिस्मती से ये मुसलसल ज़ियाउल हक के बाद से ये पॉलिसी चलिए। ज़ियाउल हक में गुलबदीन बख्तियार साहब फिर तालिबान आए 90s में। बहरहाल तो पहली बात मेरी ये है कि हम अफगान रियासत को दोस्त बनाएं, सारे अफगानिस्तान को, ऐसे जैसे चीन पाकिस्तान को दोस्त बनाता है, बिल्कुल ऐसे। इसलिए यहाँ पाकिस्तान में कोई चीन के साथ दोस्ती के मुखालिफ नहीं है, इसलिए कि चीन की पॉलिसी बड़ी अच्छी पॉलिसी है। यही पॉलिसी हमें अफगानिस्तान के बारे में पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोल्ड वार ख़त्म हो गई है, इनमें दोस्ती की बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि इन दो मुल्कों के दरमियान मुश्तरकात इतनी हैं कि दुनिया के दूसरे दो मुल्कों में नहीं होंगी, किसी भी दूसरे दो मुल्कों में नहीं। दोनों मुसलमान मुल्क हैं, एक जैसे लोग हैं, कल्चर ज़ुबानें, कल्चर, तारीख, जो शादियां तक एक दूसरे के साथ हो रही हैं। ये हमारे एक 20वीं सदी में अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं, वो अभी तक हयात हैं, सुलेमान लायक साहब, और हमारे यहाँ तो अजमल खैर साहब तो आप वाकिफ़ हैं। सुलेमान लायक साहब ने खत लिखा था 1969 में, 1969 में खत लिखा, मंजूम खत लिखा था, जिसमें एक बंद, मैं तो ऐसे इसलिए कहता हूँ कि पाक अफगान दोस्ती के हवाले से, उसमें कहा था कि पश्चिम में, पहले मैं सुनाता हूँ कि द हिंदू कुश द बारान हर कतरा मखपो अटक और बासिन दर्जी और दल ललो बला लारा निश्ता हर सच खुजी लकसिन दर्जी। उसने वो कहते हैं कि बारिश का हर कतरा जो हिंदू कुश के ऊपर गिरता है वो अटक और अबासीन पहुंच जाता है, और वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है हिलती है वो आप तक पहुंच जाती है, इसलिए कि यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे फितरत का जो बहाव है उनके दरियाओं का वो भी है, और तारीख का बहाव भी इसी तरह रहा है। तो हमारे ऐसी करीबी ताल्लुकात है, खुदा अफगानिस्तान में बदअमनी होगी, यहाँ पे होगी, और जैसे हमने देखा कि आग कभी वहाँ तक महदूद नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ कि हमारी अफगान पॉलिसी दुरुस्त होनी चाहिए। अब भी देखें ना, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, ताज़ा और चैन का सांस देने का मौका हो। अशरफ गनी ने बहुत बड़े कदम उठाए, अफगान तालिबान के खिलाफ उन्होंने 25 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, 25 से ज़्यादा जी, कुनर और निंगरहार में जी। और बड़ी उन्होंने यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी जवाब देना चाहिए उसका, अमन से, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि अशरफ गनी के हाथ मजबूत हों, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और भाईचारा कायम हो। अच्छा सेनेटर, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात की, तो यहाँ पे मुझे वो याद आ रहा है कि हमारे एक और हमसाया मुल्क हैं भारत। आपने देखा होगा उनके जो वज़ना दिए, उनके एक जो स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने दिए। ये कैसे ताल्लुकात? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बातें कही हैं वो बहुत गलत बातें उन्होंने कही हैं, काबिल मज़म्मत हैं जो कुछ उन्होंने कहा है। और दूसरी जानिब जो बांग्लादेशी मैं करना चाहता हूँ, देखें नरेंद्र मोदी की पार्टी बदकिस्मती से, यार आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये तो अक्ल की बात नहीं है। कोई